ठीक है के राय सर, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, वोट गायब कर दीजिए। 6018 वोट का एक एक एग्जांपल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ अभी वो शुरुआती आंकड़ा है जो जितना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यानी ये खेल बहुत बड़ा हो सकता है। और शास्त्र में है कि भाई एक ही सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करिए, उसी का इस्तेमाल करके आप डिलीट भी कर दे रहे हैं, जोड़ भी दे रहे हैं, जैसे जहां चाह रहे हैं वैसे मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी चीजें चुनाव आयोग को करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव आयोग को इससे क्या मतलब कि देश में सरकार किसकी बन रही किसकी नहीं बन रही? अरे भाई तुम चुनाव कराओ, साफ सुथरा चुनाव कराओ, जनता अपने अधिकार का उपयोग करेगी, जिसको वोट देगी वो सत्ता में आएगा। तुम इसमें क्यों जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो कि दूसरे व्यक्ति को, नेता की जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है उसको सामने आना पड़ रहा है। एक साथ में और चीज है जो मैंने अभी पूछा उम सैनी सर से भी कि अब इसके आगे का रास्ता क्या होगा। जो चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, भाई चुनाव आयोग तो खुल के बैटिंग कर चुका। कोर्ट्स की बात कर ले हम जरा न्यायालय की आपसे। सर जो न्यायालय ये कहती है कि अडानी के खिलाफ आप देश में नहीं बोल सकते हैं, जो न्यायालय ये कहती है कि रिलायंस जियो फाउंडेशन का जो वंतारा है उसके अगेंस्ट अब कोई केस नहीं कर सकता है, जो अदालतें ये कहती हो कि वंतारा में 18 दिन में पूरी एसआईटी जांच करके रिपोर्ट लगा देती है, टेकअप हो जाता है और फैसला आ जाता है, उन अदालतों से साथ ही उसी वंतारा पर, उस वंतारा के ऑर्डर में ये लिखा जाए कि आप जिस पर चाहें उस पर जो है मानहानि दर्ज कर सकते हैं, ऐसी अदालतों से उम्मीद की जाए कि राहुल गांधी के खुलासे से क्या वो सुमोटो ले लेंगे? मैं कह रहा हूं कि अदालत के बाहर जो गतिविधियां, जो जन आंदोलन, जो जनाक्रोश दिखाई पड़ रहा है, बिहार एक प्रयोग स्थली की तरह से अगर आप देखें तो 14-15 दिन तक अनवरत चलते हुए, चाहे सहनी साहब चले, दीपांकर भट्टाचार्य चले, तेजस्वी चले और राहुल गांधी चले और पूरा बिहार चला साथ में, फिर तेजस्वी जी एक नई यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो आप देख लीजिए कि जनता अदालतों के भरोसे अपने फैसले नहीं रखती है। बांग्लादेश में हसीना को उनके सत्ता के महल से निकालने के लिए कोई हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर नौजवान छात्र नहीं गए थे राष्ट्रपति भवन में, न तो श्रीलंका के राजपक्षों के पास किसी अदालत की नोटिस पहुंचाने गए थे वहां के नौजवान। और नेपाल में तो आपने देखा ही, भारत के साथ खूबसूरती है कि भारत में डेमोक्रेसी का, भारत में महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए जो जिन्होंने ये बताया कि सत्याग्रह और अहिंसा और सिविल नाफरमानी के जरिए समाज को बदलने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए यहाँ के आक्रोश को वहां पर जाकर एक रोक लगती है। हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में नेपाल पैदा हो, नेपाल हो चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, लेकिन अगर अदालतें, अगर दो चीजें, अगर अदालतें हमारी बातें नहीं मानेंगी तो हम भी अदालत की बात नहीं मानेंगे। अदालत अगर संविधान सम्मत नहीं है, हमको अडानी के खिलाफ बोलना है तो हम बोलेंगे, अदालत हमको जेल भेजे। और कितने लोगों को कब तक जेल भेजेगी? और कब तक? मीडिया को छोड़ दीजिए, बिकी हुई मीडिया है, भारत के मीडिया की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप जैसे कुछ एक चैनल हैं जो इतना जोखिम उठाकर सच बोलने का साहस कर रहे हैं, लेकिन अदालत के बाहर जो घटित हो रहा है वो अदालत को प्रभावित करेगा। हमने देखा 10 जुलाई से लेकर अब तक सर हम लोग सुप्रीम को भी कोर्ट नोटिस आई है, हमारी वीडियो पर भी नोटिस आई है, हमारी वीडियो डिलीट करने के लिए जो है वो बाध्य किया जा रहा है। आप ये लोग परिस्थिति है। आप लोग तो लगातार निशाने पे हैं। आनंद वर्धन जी और आपके साथियों ने जिस जिस तरीके से बंतारा को कवर किया, जिस तरह से वो जो महात्मा है जो जहां जो लड़कियों को निर्वस्त्र करके साधना करवाता था, जिस बहादुरी से जग्गी आप लोगों वासुदेव, ने दी, तो जग्गी आप वो वासुदेव। उसमें तो आप लोग बहुत बड़ा जोखिम अपने पूरे अपने चैनल को ही आप लोग दांव पर लगा के ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सत्ता हमेशा डराती है, सत्ता डरती भी है और ये इतना सच बोलने वालों को छूने में भी परहेज करती है। लेकिन जो बड़ी बात है कि भारत में जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उसमें जिस तरह की एका हुई, आपको मैं बताऊं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी जी का जो 200 करोड़ के विज्ञापन वाला जन्म दिवस था वो एकदम अप्रासंगिक हो गया है। मोदी जी चाह रहे थे कि 75 जो अमृत वर्ष है इनके, उसके जरिए ये एक
कोई महामानव की तरह अवतरित होते हुए पुरुष की तरह अलौकिक आभा वाले व्यक्ति की तरह सलाहकार पुरुष बनकर भारत की राजनीति में दिखेंगे। राहुल गांधी ने इनके पूरे छवि को तहस नहस कर दिया है। मोदी तो जी सर मेरा एक सवाल और है, फिर मेरा एक सवाल और है, और ये सवाल में प्रकाश सर आपसे भी रहेगा और ओम सैनी सर आपसे भी रहेगा। मैं समझना ये चाहता हूं कि जो आपने कहा अदालत का भी, अदालत के रोल आपने जो डिफाइन किया, अगर ये सारी चीजें हैं, अगर अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती, न्यायपालिका उस हिसाब से नहीं चलती, हमें वहां पे न्याय नहीं मिलता। भाई सेना के बाद मुझे लगता है अगर हम सबसे ज्यादा सम्मान इस देश में मिलता है किसी को तो न्यायपालिका को मिलता है। फिर उस सम्मान की जरूरत क्या है, और फिर ये हमारे टैक्स के पैसे से सारी जो सिस्टम को मैनेज किया जाता है उस सिस्टम की जरूरत क्या है, फिर क्या ही क्यों हम ये लोड उठाएं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अगर देश के खर्च से कम होगा तो टैक्सेस भी कम होंगे, तो नहीं क्या देखिए, जरूरत है हमें। मैं तो मानता हूं कि सेना से भी ज्यादा न्यायपालिका को सम्मान मिलना चाहिए। और हारा हुआ आदमी, हर तरह से थके हुए आदमी को बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब 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 न्यायपालिका ने ही राह दिखाई और राहत दिया। तो न्यायपालिका में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सत्ता समर्थक हों या किसी दबाव में काम करने को इच्छुक हों, लेकिन न्यायपालिका में ज्यादातर लोग, मैं मानता हूं कि अभी भी संविधान के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, और इस देश की जनता के को जो जितनी सुरक्षा कानून और संविधान देता है उसको उसके बचाने की भावना के साथ है। आज का जो सबसे बड़ी समस्या, आज तो वोट के इतना बड़ा चोरी, श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव क्यों हारी थी? उन्होंने बूथ कैप्चरिंग नहीं करवाया था, उन्होंने न वोट घटवाया था, न उन्होंने वोट बढ़वाया था। उनके चुनाव के कमेटी में एक व्यक्ति ऐसे थे जो जो उस दिन जब चुनाव चल रहा था वो सरकारी पद पर भी काम कर रहे थे। इतनी मामूली सी बात, इतनी मामूली सी बात, लेकिन इलेक्शन के कानून में ये मिसकंडक्ट में आया और उनको, प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आज तो इनको 100-100 साल की सजा हो जाए जेल की। अगर ये किसी और देश में होते तो 100-100 साल की सजा होती इनको, जिस तरह से ये अपराध कर रहे हैं। इस गरीब देश में हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया विज्ञापन पे और जश्न पे और आलीशान कार्यक्रमों पे खर्च करके अपना जन्मदिन मनाने वाला प्रधानमंत्री यह भूल जा रहा है कि 3-3 राज्यों के लोग जो है इस आपदाग्रस्त में पूरे उनके खेत बह गए, उनके खलिहान बह गए, उनके मकान बह गए, मोहल्ले बह गए, उनको कोई चिंता ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो एक सपना जगाया है, राहुल गांधी ने जो रास्ता यह दिखाया है कि संविधान को बचाओ, आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, राइट टू वर्क का मसला हो, एमएसपी का मसला हो, ये सब तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। और संविधान तभी बचेगा जब निष्पक्ष चुनाव के जरिए ईमानदार सरकार आएगी। आज मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक गैर कानूनी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी की सरकार एक अवैध सरकार है, और जिस प्रक्रिया के तहत राजीव कुमार या चाहे ज्ञानेश हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इन्होंने बिल्कुल गुलामों की तरह से काम किया है, और एक अवैध गठबंधन को यह सत्ता में लाने के लिए इन्होंने नियम कानून संविधान सब कुछ ताक पर रख दिया गया। मैं तो मांग करूंगा कि बनारस में रिकाउंटिंग हो, मोदी जी का इस्तीफा हो, और इस बात पर को जोर देकर कह रहा हूं कि अगले चुनाव के पहले मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी उनका घेराबंदी कर रहे हैं।